देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की रोटी खाकर, हिंदुस्तान का कपड़ा पहनकर और हिंदुस्तान के सरजमीन में रहकर कोई ये कैसे कह सकता है कि हमारी एक शिकायत पर हिंदुस्तान में सैलाब आ जाएगा? तय मानिए, हर देशवासी के खून में ये सुनकर उबाल है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है और अगर इस जुल्म की शिकायत अरब देशों से कर दी गई तो भारत में भूचाल आ जाएगा। जफरुल इस्लाम इसके 2 कदम आगे और बढ़ते हैं। कहते हैं जाकिर नाइक हमारा हीरो है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब ये जनाब हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हों, हिंदुस्तान की सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हों। जबकि इनकी कुंडली भी देखी गई तो कई ऐसे बयान देखने को मिले जिन्हें सुनकर हैरानी होती है। आज की अड़ी में उन तमाम बातों का जिक्र होगा, तहकीकात होगी। बात करेंगे अपने खास मेहमानों से कि जमातियों की तरफ हमदर्दी दिखाने वाले जफरुल के सैलाब वाली धमकी पर केजरीवाल ने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या ये इंसान देश के लिए, इंसानियत के लिए खलनायक से कम है? लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अफसोस है कि मोदी सरकार कोई भी सबक नहीं सीख रही है। ये माहौल बहुत ही ख़राब है। ये माहौल मुल्क को तोड़ने वाला है। ये माहौल ऐसा है कि इससे जो है किसी का भी भला भी नहीं होगा, मोदी का भी नहीं भला होगा, उनकी पार्टी का भी नहीं भला होगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत की पराकाष्ठा इतनी हो सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता। लड़ाई बहुत लंबी है और इस जहनियत के लोग अचानक नहीं ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही लंबी, तकरीबन 85-90 साल में ये लोग वजूद में आए हैं। ये दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, नाम है जफरुल इस्लाम, पर इनके सीने में छिपा नफरत का बीज आज कैसे एक पेड़ बन गया, उसकी बानगी सुनिए। साल 2017 का ये बयान आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून उबाल मारने लगेगा और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे लोग हिंदुस्तान में किसी भी संवैधानिक पद के लायक हो सकते हैं। नफरत की खेती यकीनन चंद दिन चलती है, जैसे हिटलर ने भी दिखा दिया और मुसोलिनी ने भी दिखा दिया कि चंद दिन चलती है। चंद दिन लोग आपके पागल हो जाते हैं, इसलिए समझते हैं कि बड़ा बहुत कारनामा आप कर रहे हैं, लेकिन बिल आखिर उसका जो नुकसान होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। हिटलर जब गया तो जर्मनी पूरी तरह तबाह हो चुका था। मुसोलिनी जब गया तो इटली जो है पूरी तरह तबाह हो चुका था। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल हिंदुस्तान में पैदा हो। इसलिए कोर्स करेक्शन जो है इस सरकार के लिए, मोदी जी के खुद अपने लिए और इस पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। मोदी की तुलना मुसोलिनी से, हिटलर से बोलने से पहले शायद जफरुल इस्लाम को शर्म भी ना आई हो कि जिस हिंदुस्तान में एक पद पर बैठकर काम कर रहे हैं उसी के प्रधान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। और अब आपको खबर बताते हैं, इन जनाब ने फेसबुक पर पोस्ट लिखी, पोस्ट कम धमकी ज्यादा। लिखा कि हिंदू कट्टरवादियों ने सोचा कि मुस्लिम और अरब देश बड़े आर्थिक फायदों के लिए भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन कट्टरपंथी ये भूल गए कि भारतीय मुसलमानों ने सदियों से इस्लाम की भलाई के लिए सेवा की है और इसके लिए अरब और मुस्लिम जगत में उनका काफी सम्मान है। ईशा वसीउल्लाह देहलवी, इकबाल, अबुल हसन नदवी, वहीदुद्दीन खान, जाकिर नाइक जैसे नामों को अरब देशों और दुनिया भर के मुसलमानों के बीच सम्मान से लिया जाता है। जरा सोचिए, जो शख्स जाकिर नाइक जैसे देशद्रोही को अपना हीरो बता रहा हो, उसकी सोच कितनी निचले स्तर की हो सकती है। अब जफरुल की धमकी भी सुनिए। वो लिखते हैं, कट्टर सोच रखने वालों ध्यान रखो, भारतीय मुसलमानों ने अब तक अरब देशों और दुनिया के मुसलमानों से तुम्हारे नफरत फैलाने वाले अभियान, लिंचिंग, दंगों के बारे में शिकायत नहीं की है। जिस दिन उन्हें इसके लिए बाध्य होना पड़ा, उस दिन कट्टरपंथियों को बड़े तूफान का सामना करना पड़ेगा। जफरुल की धमकी भरे खत को बीजेपी ने नफरत की चिट्ठी बताते हुए देश की छवि बिगाड़ने वाला बताया है। देखिए, आजकल कुछ लोगों ने ये ठेका ले रखा है कि उन्होंने भारत को बदनाम ही करना है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान ने जिस तरह की बातें बोली हैं,
इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। जफरुल के तूफान और सैलाब का तो पता नहीं, पर इतना जरूर है कि कोरोना काल में उनकी भाषा हानिकारक है और खुद जफरुल देश के लिए खलनायक से कम नहीं। और ये सिर्फ दिल्ली में देश की राजधानी में माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष भर नहीं हैं। ये द मिल्ली गैजेट करके अपना एक फोर्टनाइटली पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाला अखबार भी निकालते हैं, करीब 16 पन्नों का। और उस बारे में भी जब हमने देखा तो इसके अलावा कि ये बताया जाए कि नेशनल मीडिया में मुसलमानों के संदर्भ में केवल अनर्गल प्रलाप होता है और कुछ बताने की कोशिश नहीं है। मैं थोड़ी सी झलकी आपको दिखाता हूं क्या कहा गया है इसमें। और दिल्ली सरकार पर भी आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाकर ये कह रहे हैं कि जो लोग मुसलमान हैं और क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। बहुत जल्दी से ये पढ़ देता हूं, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करूंगा। मसलन उन्होंने अपनी इस मिल्ली गजट में लिखा है, माइनॉरिटी पैनल आस्क्ड दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर टू लेट द तबलीगी जमात गो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्वाइस द मैंडेटेड क्वारंटाइन पीरियड। मतलब क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो रहा है लेकिन उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, मतलब जबरन उनको कैद करके रखा जा रहा है। Left Islamophobia, a critique of Shamsul Islam's writing on Tablighi Jamaat. एक और बात देखिए, सिविल सोसाइटी स्ट्रांगली कंडेम्स दिल्ली पुलिस फॉर फॉल्सली इम्प्लीकेटिंग इनोसेंट स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट इन दिल्ली राइट। मतलब ये बहुत पहले से चला आ रहा सिलसिला है जो इस तरीके से कल्मिनेट हुआ है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सरदार आरपी सिंह साहब, आपको नजर आ रहे हैं। आरपी सिंह साहब, आप अगर थोड़ी सी रोशनी और कर लेंगे वहां जहां आप बैठे हुए हैं तो हमें आसानी होगी आपको देखने में। इसके अलावा अभय दुबे आपको नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। संगीत रागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएसएस से संबंधित हैं और पढ़ाते भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ प्रमोद कृष्णम साहब जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन कई बार उनको हम देखते हैं कि वो अपने स्वच्छंद विचार भी रखते हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़ रहे हैं, फिरोज अहमद बख्त साहब, और हमारे साथ शोएब जमई भी जुड़ रहे हैं जो कि इस्लाम से जुड़े मसलों पर अपने मुखर बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन शोएब जमई, मैं आपसे ही आज इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि गुड सेंस दिखाई देगा प्रिवेल करता हुआ। क्या किसी भी सूरत में जफरुल इस्लाम का ये कहना जो उन्होंने कहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म में, उन्होंने ऑफिशियल पेज पर यह कहा है और उन बातों का हवाला देकर कहा है जो कि अनऑफिशियली किसी एक मुल्क ने कहे थे और बाद में क्लियर भी हो गया था कि ये कहीं का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। क्या ये आपके गले उतरता है? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि आज आपको आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता को रखना चाहिए था, क्योंकि जफरुल इस्लाम साहब मुझे क्या करना चाहिए था सर, वो उससे शुरुआत ना करके अगर मेरे सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं देखिए, नहीं, सवाल तो ये उठता है ना कि आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये बात क्यों नहीं पूछते। दूसरी बात, मैं इस पे आता हूँ। देखिए, मुझे जफरुल इस्लाम साहब का खत भी देखा और मैंने जो उन्होंने बातें कही अभी बयान में जो आपने पैकेज में चलाया वो भी सुना है। मुझे उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि एक नफरत की जो राजनीति जो हो रही है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उस पर उन्होंने कटाक्ष किया और उस पर उन्होंने सवाल उठाए। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना कैसे हो गया, ये भी एक सवाल बनता है। आप भी इस नैरेटिव को अगर चलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, वरना मैं नहीं मानता। शोएब जमई, आपने जो चश्मा पहना है उसको कब से चेक नहीं कराया आपने? आपको चीजें ठीक दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर अरब देश, ये कहा जा रहा है कि अरब देशों से सैलाब आ जाएगा अगर हमने शिकायत कर दी, मतलब इस देश के प्रति, इस देश के कानून के प्रति, यहाँ के संविधान के प्रति आपकी ना तो आस्था है ना प्रतिबद्धता है। आप कह रहे हैं कि अरब देशों से शिकायत कर देंगे और आपको इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है। चलिए, मैं आरपी सिंह साहब के पास जाऊं, लेकिन आरपी सिंह साहब, हवाला ये दिया जा रहा है कि हमारी हालत ये हो गई है कि अब हम बाहर के लोगों से बताने के लिए मजबूर हैं। देखिए, यही दिखाई दे रहा है शोएब जमई ने जो कहा है, अगर उसको आप ढंग से देखें। शोएब जमई, मैं समझ गया आपने क्या नहीं, मेरा ये उम्मीद करना बेमानी था कि आप कम से कम ये दिखाएंगे कि आप इस देश के जिम्मेदार शहरी हैं, लेकिन जफरुल इस्लाम की तरफ खड़े हुए, क्या आपको भी ये डर है क्या कि अरब देशों से आपकी नहीं, एक सेकंड, आरपी सिंह साहब से मेरा सवाल था, अब शोएब जमई साहब का ऑडियो डाउन कीजिए। शोएब जमई साहब, मैं चाहूंगा मेरे पिछले 1.5 महीने का आप ट्वीट टैगलाइन देख लें मेरे। मैं लगातार कह रहा हूं कि जो तबलीगी हैं उनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। हमको उनको इस्लाम के साथ या मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तबलीगी एक जमात है इस्लाम की या मुसलमानों की, उनको ना जोड़े, कहीं भी एक शब्द नहीं है, और पूरी की पूरी पार्टी की लाइन वही है। दूसरी बात,
मैंने खुद अपने आप बढ़कर दिल्ली के कई सारे इमामों से, वो भी मेरे ट्वीट टैगलाइन पे है, कई सारे इमामों से खुद बातचीत की, उनकी हालचाल पूछा, जानकारी ली, उनको कोई जरूरत हो उसकी चिंता की। सर, जितनी चिंता इस देश में मुसलमानों की होती है, दुनिया में किसी देश में इतनी चिंता नहीं होती। मोदी सरकार का जो पहला फैसला था वो था कि 10 जून का फैसला मुझे याद है पिछले साल का, कि हिंदुस्तान के 5 करोड़ बच्चों को, अक़लियत के 5 करोड़ बच्चों को उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी उनकी पढ़ाई की चिंता करते हुए। तो सर कहाँ की बात करते हैं? इस देश के अंदर मोदी सरकार के आकर बहनों को बराबर का हक दिया, इस देश में मोदी सरकार मुसलमान बहनों को बराबर का हक दिया। इस सरकार में मोदी सरकार ने जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग से सेंटर चलाए, उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, उनकी नौकरी के लिए, उनके रोजगार के लिए अलग से सेंटर चलाए। तो ये सिर्फ जानकर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और एक बात समझ लीजिए, भारत के अंदर कोई इंटरफेरेंस अलाउ नहीं की जाएगी, वो अरब हो, अमेरिका हो, चाइना हो, किसी देश की इंटरफेरेंस अलाउ नहीं की जाएगी इस देश के अंदर। हम बिल्कुल स्वच्छ अपना अलग देश है। इंटरफेरेंस अलाउ क्या? वो देश तो खुद सामने आकर कह रहे हैं कि अगर ऐसा प्रचारित किया जा रहा है तो गलत किया जा रहा है, हम आपके साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं और आपका जो अंदरूनी मामला है उसमें हम कतई दखलंदाज नहीं होना चाहते। सबसे पहले तो यह कि क्या इस तरह का कोई मसला है भी? कई रिपोर्ट्स ये साबित कर चुकी हैं कि इस देश में रहने वाले जो माइनॉरिटी है उसकी हालत अगर दूसरे देशों के मुकाबले तुलना करें जहां वो मेजॉरिटी में भी हैं, उनके मुकाबले यहां उनकी स्थिति बेहतर है। फिर इस तरह की शिकायत का वजूद क्यों आता है? और फिर बाहर के मुल्कों से शिकायत की बात तो दूसरे नंबर पर आती है। अभय दुबे के पास में जाना चाहूंगा। अभय दुबे, आता हूं आरपी सिंह साहब, सारे पैनलिस्ट का एक राउंड लगाने के बाद आपके पास फिर से आता हूं। लेकिन अभय दुबे, अभी आपके पास कांग्रेस के ऊपर लगातार अपीजमेंट के आरोप लगते रहे हैं। क्या आपको लगता है ये अपीजमेंट का कल्मिनेशन है कि आज भी कुछ लोग उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं? दिनेश गौतम जी, गंभीरता से इस विषय को हमको समझने की आवश्यकता है। आप पार्टी का व्यवहार आजकल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह है। मुझे ये बताइए कि ये जमात मरकज वाला मसला खड़ा कब से हुआ जानते हैं आप? 27 अप्रैल से इस देश के सारे मीडिया ने ये दिखाना प्रारंभ किया कि हजारों लाखों मजदूर बेबस होकर सड़कों पर दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। 28 मार्च को सारे मीडिया में यह खबर चली कि दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर हजारों भूखे प्यासे मजदूर इकट्ठा हैं। वो क्रम जारी रहता है। 29 मार्च को रात को 2 बजे अजीत डोभाल साहब मरकज के इस स्थान पर जाते हैं। उसके बाद 2 दिन तक, 1 अप्रैल तक ये खबरें सारे टेलीविजन पर चलती है कि कैसे मजदूरों का ध्यान नहीं दिया गया, लॉकडाउन जो किया गया वो बहुत दुबे साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। एक क्षण, 1 मिनट, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद में आपकी किसी भी सूरत में लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा है, लेकिन क्या वो इस तरीके की तकलीफें हैं कि उनको परसिक्यूशन कहा जाए और ये कहा जाए कि अरब देशों से शिकायत करेंगे? आपने अगर मुझसे प्रश्न किया है तो मैं 10 सेकंड और दीजिए, सिर्फ उत्तर उसका देता हूं। 1 अप्रैल से यह मुद्दा सरफेस पर आता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये जो फैला है ये जमात के लोगों ने मरकज के कारण फैल गया। एक दिन दिनेश गौतम जी ने साहस किया खबर दिखाने का। 21 मार्च को कमर्शियल फ्लाइट हिंदुस्तान में प्रतिबंधित कर दी गई। उसके 1 वीक पहले तक सुपर रिच लोगों की फाल्कन 2000 जो हिंदुस्तान ने विमान चार्टर देखे भी नहीं, 102 फ्लाइट लैंड हुई है। सर, ये आप जो कह रहे हैं ना, आप कहीं और ले जा रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और है। बहुत स्पष्ट तौर पर जिसके समझ में नहीं आया हो मैं फिर से दोहरा लूं, जफरुल इस्लाम का ये ट्वीट किसी भी तौर पर सही कहा जा सकता है क्या? और इसमें सिर्फ जवाब बाइनरी हो सकता है, हां या ना। कंडीशन अप्लाई करके जो लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे समझ में फिलहाल नहीं आ रहे हैं। संगीत रागी, आपके पास संगीत रागी, ये वो कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं जो इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, और वो कौन से लोग हैं जो इस ट्वीट को डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, बात बहुत सीधा है। क्या उन्होंने एक व्यक्ति के नाते उन्होंने जो कहा है वो एक व्यक्ति का विचार है, या ये एक मुस्लिम समाज के एक वर्ग का एक हिस्सा है जो उसकी मानसिकता का परिचय देता है, या तीसरी बात, क्या ये इस्लाम के अंदर जो एक सोच है उसका ये प्रतिबिंब है? और क्या वो जिस सरकार ने उनको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है वो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या उसकी तरफ से भी इस तरह के बयानों को टैसिट सपोर्ट है क्या ये भी सवाल है? देखिए, ये मैं इस पर आऊंगा। मैं एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं
कि भारत के अंदर मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग में वो कहता तो है, वो उसके मुंह पर तो संविधान है, लेकिन उसकी आत्मा में अरबिस्तान बसता है। यही इस देश के एक मुसलमानों के हिस्से का पहचान बन गया है और इसलिए वो बार बार विक्टिमहुड कार्ड लेकर के सामने खड़ा हो जाता है। 70 साल में हमने एक ऐसे कैंसर को पनपा करके रखा है और इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है, जो मुस्लिम लीग को जिंदा रखा, जमीयते इस्लाम को जिंदा रखा, देवबंद इस्लाम को जिंदा रखा। इनकी नींव क्या है? इनकी नींव ये है कि काफिरों के लिए मौत, और काफिर कौन है? हिंदू उनके लिए काफिर है। अरब, ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, यही तो जाकिर नाइक करता है, यही तो बाकी सारे लोग करते हैं, यही तो तबलीगी जमात बात करती है। इसीलिए जब जिहाद में विश्वास करते हैं, इसलिए कोरोना जिहाद की बात की जा गई थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीधे सीधे, ये पूरा देश जान गया है कि आज परोक्ष अपरोक्ष तौर पे ये भारत सरकार का आंकड़ा है, 30% जो कंट्रीब्यूशन आया है वो तबलीगी जमात से आया है। किसी राज्य में ये 90% है और वो लोग हर जगह नंगाई पर उतर आए हैं। सर, लेकिन संगीत रागी साहब एक बात बताइए, एक सवाल नहीं आ रहा हूं मैं, देखिए सबके पास आ रहा हूं, नहीं आपके पास आऊंगा ना संगीत रागी साहब, आप जानते हैं बाकी मेहमान भी हैं, मैं आपके पास आऊंगा ना मैं, लेकिन एक बात के साथ अगले पैनलिस्ट का रुख करना चाहता हूं। संगीत रागी साहब, ये जो बात है आप स्मरण करके रखिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद कृष्णम साहब, एक बात और मैं देख रहा हूं, ये मिल्ली गजट में ही इसका जिक्र है, माइनॉरिटीज कमीशन आस्क्स दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट टू स्टॉप मेंशनिंग तबलीगी जमात फ्रॉम इट्स कोरोना वायरस चार्ट। इन्होंने, मतलब इनके मुताबिक माइनॉरिटी कमीशन ने यह मांग भी की दिल्ली सरकार से कि अलग से आंकड़ा मेंशन करना बंद कीजिए, और वो वहां माइनॉरिटी कमीशन में अभी तक बने हुए हैं, जबकि अलग से आंकड़ा दिखाया जाता रहा। ये गोलमाल क्या है, ये खेल क्या चल रहा है प्रमोद कृष्णम साहब? देखिए दिनेश गौतम जी, ये जो इशू है बहुत ही ज़्यादा संजीदा है, बड़ा गंभीर है। मैं साफ तौर से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान का नागरिक है और हिंदुस्तान में किसी भी पद पे है या नहीं है, अगर वो ये कहता है कि साहब क्वारंटाइन सेंटर में भेदभाव किया जा रहा है, सुविधा नहीं दी जा रही है, तो यहाँ तक बर्दाश्त के काबिल है। ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने अगर ये लिखा है कि साहब मुसलमानों को सुविधा नहीं दी जा रही है, तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, सरकार से शिकायत की जा सकती है। लेकिन अगर वो ये कहना चाहते हैं या ये कहा है उन्होंने, जैसा आप बता रहे हैं कि साहब हम अरब कंट्री की तरफ इसको, अगर हम वहाँ सूचना देंगे या उनसे हम मदद मांगेंगे तो कोई सैलाब आ जाएगा, हिंदुस्तान को मुश्किल हो जाएगी, तो मैं बताना चाहता हूँ इस तरह के तमाम लोगों को कि भारत जो है वो चीन से और अमेरिका से नहीं डरता। सऊदी अरब की तो औकात क्या है, हैसियत क्या है सऊदी अरब की, जो सऊदी अरब भारत को डराएगा? और भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अभी संगीत रागी जी ने भी कहा और मैं बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता को सुन रहा था, शोएब जमई को भी सुन रहा था। मैं साफ कर देना चाहता हूं दो बातें। पहली बात, तबलीगी जमात जो है छोटी जमात नहीं है, गलत फहमी में कोई ना रहे। तबलीगी जमात हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तंजीम है, उसके लाखों फॉलोअर हैं। वो अलग बात है कि उनकी गलती हुई है, उस पर उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए। उनके बारे में जो परसेप्शन देश में बना है उसको उन्हें ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि तबलीगी जमात का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल है, उसके लाखों फॉलोअर हैं। दूसरा, मैं एक और बात से सहमत नहीं हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अरबिस्तान की तरफ देखता है, बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का है और वो जब जब हिंदुस्तान को लहू की जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा, अरब के साथ खड़ा नहीं होगा। हाँ, कुछ सिरफिरे हैं, कुछ ऐसे जोकर हैं जो इस कौम को भी बदनाम करते हैं और हिंदुस्तान में अपने तमाम उन तंजीमों को बदनाम करते हैं। चिंतन का सवाल है, चिंतन करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। अतीत में अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, इंसान को भी करनी चाहिए, तंजीमों को भी करनी चाहिए और तमाम उन लोगों को करनी चाहिए जिनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हैं। बहुत उम्दा बात, सामान्य बुद्धि में समझ में आने वाली बात और किसी कम दिमाग व्यक्ति को भी यह समझ में आ जाने वाली बात कि यह स्वस्थ बात कही गई है, देश हित में, समाज के हित में कही गई बात है। लेकिन फिरोज अहमद साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं, ये
लगातार एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। 101 बुद्धिजीवियों ने भी इस संदर्भ में अरब की कंट्रीज को एड्रेस करते हुए, हमारे मुल्क के बुद्धिजीवियों ने वहां एड्रेस करते हुए कुछ लिखने की और यह बताने की यहां प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, बताने की कोशिश की। ये कौन से लोग हैं जिनको यहां रहना, यहां सारी सुविधाएं भोगना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन लेना, जनधन खाते खुलवाना, सारी सुविधाओं का लाभ लेना और खुद को नागरिक कहना भी गवारा है, लेकिन यहां के संविधान, यहां के निजाम और यहां के कानून पर जिनको अकीदा नहीं है। जी, मैं कुछ अर्ज करूं? जी देखिए, ऐसा है, आपकी अगर मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है, निहायत ही अदब और एहतराम और विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूँगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, ठीक है? मैं बात अपनी पूरी करना चाहूँगा। आपने बात शुरुआत जो अपनी करी है वो उन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स की बात करी है, 101 सिविल सर्वेंट्स के जिन्होंने तमाम चीफ मिनिस्टर्स को और गवर्नर्स को चिट्ठियां लिखी हैं कि यहाँ पर मुसलमान के साथ जो है गलत सलूक किया जा रहा है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके साथ मारपीट हो रही है। तो मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है कि इतने काबिल लोग, बिल्कुल सही कहा आपने कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो है ये लोग भोग रहे हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी भोग रहे हैं, और जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी की शाख को काट रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ इस तरह की बात करना ये गद्दारी है, ये वफादारी नहीं है। तो उन्होंने हमें लेट डाउन किया है। और दूसरी बात यह है कि मैं बात करना चाहूँगा ज़फ़रुल इस्लाम साहब की। ज़फ़रुल इस्लाम साहब को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, 25-30 साल से जानता हूँ। उनका जो मिल्ली गज़ट है उसको भी पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी नाउमीदी हुई जिस तरह की बात उन्होंने आज करी है। एक तरह से उन्होंने हिंदुस्तान को थ्रेटन कर दिया, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा, ज़फ़रुल इस्लाम साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बात करी है मैं बिल्कुल इसके साथ नहीं हूँ। मैं एक राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ, मैं कौम परस्त मुसलमान भी हूँ, और मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की बात कोई हमारा भाई कहता है तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ नहीं है। ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने अगर ये बात कही है, अपनी ज़ाती उन्होंने बईत पर कही है, हिंदुस्तान का मुसलमान उनकी इस बात पे बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ है। और आखिर में एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में जो अरब और इंडिया के ताल्लुकात हैं, सबसे अच्छे ताल्लुकात अब हुए हैं। आप ये देखिए कि वज़ीर आज़म मोदी साहब को 6 अरब कंट्रीज़ ने बेस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिए, जो किसी दूसरे मुस्लिम नेता को भी नहीं मिले हैं। और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान का भी उनको जो है बेस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। तो मैं कहना चाहूँगा, बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं हुआ है। अरब के और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं पहले भी अच्छे थे और आज सबसे अच्छे हैं। हिंदुस्तान की तारीख़ में, अरब की तारीख़ में वी हैव द बेस्ट रिलेशनशिप्स, चाहे तेल की बात हो, चाहे खान पान की बात हो, चाहे हिंदुस्तान की जो टेक्नोलॉजी है जो अरब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ रेलवेज़ हैं, मोटर गाड़ियाँ जाती हैं, सब चीज़ें जाती हैं। मैं कहना चाहूँगा, ये जो बीच में थोड़ा ख़राबा कुछ लोगों ने पैदा किया है, जो लोग अपने को समझते हैं कि वो राष्ट्रवादी हैं, और वो देखिए, मैं हाथ जोड़कर मैं उन लोगों से कह रहा हूँ, और ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो आजकल मुझे लगता है कि शायद ये अभी अपनी जॉब नहीं है इनके पास। नहीं, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है फिरोज साहब, आपको मैंने सुना धैर्यपूर्वक, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हाथ जोड़ने की नौबत इन लोगों के सामने क्यों आनी चाहिए? कानून को अपना काम क्यों नहीं करना चाहिए? अगर मुल्क के खिलाफ बातें की जा रही हैं, एक आम आदमी अगर ये सब बातें कह रहा होता तो क्या अभी तक उसको चार्जेस लगाकर बंद नहीं कर दिया जाता? आप मिल्ली गजट भी पढ़ते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं लगातार, मेरे मित्र भी हैं, लेकिन आज ना उम्मीदी हुई है। मैंने तो आज पहली बार देखा मिल्ली गजट, और मेरे को ये पहला पन्ना ही ना उम्मीद कर रहा है, और आप तो कई सालों से पढ़ रहे हैं। मैं शोएब जमई साहब के पास मैं जाना चाहता हूं एक बार फिर से। शोएब जमई साहब, जो आदमी जाकिर नाइक की हिमायत करता हो, जो आदमी कहता हो कि अरब देशों से शिकायत कर दिया तो सैलाब आ जाएगा, उसमें आपको कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स इंटर रिलीजियस फेडरेशन की जो रिपोर्ट है उसको भी अगर आप दरकिनार कर दें, ओआईसी ने जो भी कंडेम किया उसको भी दरकिनार कर दें, और ज़फ़रुल इस्लाम साहब को भी दरकिनार कर दें, तब भी हम ये समझते हैं कि इस देश में इस वक्त, मेरा सवाल सीधा था, बहुत सारे इन्फरेंसेस मुझको नहीं चाहिए, मुझको आपका बाइनरी नहीं, मेरे को हाँ या ना में उत्तर चाहिए शोएब जमई, कि क्या उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा? क्या जाकिर नाइक की हिमायत सही है, हाँ या ना?
देखिए, अगर आप अपना कोर्ट चलाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे आप अमेरिका का हवाला देके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का हवाला देके और उसके बाद जफरुल इस्लाम का हवाला देके क्या साबित करना चाहते हैं शोएब जमाई? तो माफ कीजिए, आपको बात सुननी पड़ेगी, आपने सबको मौका दिया ना। बात मैं सीधा पूछ रहा हूं, जाकिर नाइक की हिमायत जो भगोड़ा अपराधी है उसकी हिमायत ठीक है क्या? ये तेवर आपके जो है फिरोज बख्त के साथ क्यों नहीं थे, संगीत रागी के साथ? क्योंकि आपसे ही मैंने शुरुआत की और आप कह रहे हैं कि मुझको इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। आप ये बताइए शोएब जमाई कि आप लोगों पर प्रभाव रखते हैं, अगर आपके जैसे लोग भी इसका खंडन और इसकी मजम्मत नहीं करेंगे दो टूक, तो क्या संदेश जाएगा देश भर में? मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूं कि मैं जफरुल इस्लाम साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि कोई भूकंप आ जाएगा या फिर वो जाकिर नाइक वाली बात है, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक जरूर लगता हूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी सेंटिमेंट चल पड़ी है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो या फिर कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश है। मैं तो पालघर की घटना, जब भी तबलीगी जमात के गैर जिम्मेदारों की बात हुई, आपने हमेशा शोएब जमाई उसको इज इक्वल टू मुसलमान करने की कोशिश की। मेरा सवाल, ये नैरेटिव आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं, एक सेकंड शोएब जमाई, आज इरफान खान नहीं रहे, आपको पता है? क्या मुझे इरफान खान नहीं रहे, आपको पता है? आपने लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स जाके चेक किए, हिंदुओं के, मुसलमानों के, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के आपने अकाउंट्स चेक किए, ट्विटर हैंडल्स देखे आपने? मैंने ट्विटर हैंडल यूएई की शहजादी हिंदा अल कसीमी इरफान खान के जाने का दुख आपने देखा इस देश को कितना है? भाई देखिए, आप नहीं, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं। आप हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं शोएब जमाई। जब आप अपनी किताब के, अगर आप आलोचना की किताब भी लिखते हैं तो उसके आखिरी सफे में आप उसमें आखिरी सफे में कहते हैं कि जफरुल इस्लाम ने गलत किया। पहले के पूरे पन्नों में आप उनकी बड़ाई क्यों करते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बीजेपी को कवर फायर क्यों दे रहे हैं? बीजेपी को कवर फायर मत दीजिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। कोई कवर फायर नहीं है, सच को सच कह रहा हूं शोएब जमाई। भाई ये सवाल, शोएब जमाई सच को सच कह रहा हूं, लेकिन फिरोज साहब, ये नजरिया है, ये दिल से कन्विक्शन के साथ महसूस की गई बातें हैं जो शोएब जमाई कह रहे हैं, या ये वो, एक सेकंड शोएब जमाई का ऑडियो डाउन कीजिए, ये वो बातें हैं जो कोई कन्विक्शन के साथ महसूस करता है और बोलता है जो शोएब जमाई कह रहे हैं, या ये वो बातें हैं जिनसे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ा होता है जिसलिए ये बातें कही जाती हैं? मैं बता रहा हूं, देखिए मैं जब भी अपने छोटे भाई शोएब जमाई को सुनता हूं, काबिल आदमी हैं, सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन जिस तरह का टोन और टेन्योर उनका होता है, एंटी इंडिया, ठीक है, एंटी नेशनल, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, ऐसा लगता है कि कहीं से उनके पास जिस डाल में बैठे रहेंगे उसको काटते रहेंगे कि उनको इस बात के लिए अपना भी तो नुकसान करेंगे। ये बात तो समझ में नहीं आती। खिलाफ बोलिए आप, अगर ये हिंदुस्तान में बोलने की आजादी नहीं होती वो बोल रहे होते क्या? बिल्कुल, आप उनको देखिए, सुनिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं कहता हूं कि देखिए मैं कहता हूं, डोंट प्ले मुस्लिम कार्ड, डोंट प्ले हिंदू कार्ड, प्ले इंडिया कार्ड। हिंदुस्तान का कार्ड खेलिए, बिल्कुल, हिंदू का कार्ड खेलिए ना मुसलमान का। सबसे बड़ा वक्त, सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान है। संगीत रागी अपनी बात पूरी कीजिए। फिरोज साहब आपकी बात, आपका पॉइंट नोटेड सर। कितने लोग कुर्बान हो गए? संगीत रागी प्लीज। देखिए, आप मोदी की शिकायत कीजिए, सरकार की शिकायत कीजिए, बिल्कुल आप कीजिए, करना ही चाहिए। सरकार की शिकायत करते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके आस्था के केंद्र इस देश की सीमाओं के बाहर चले जाते हैं तब तो आप पे सवाल उठेंगे। दूसरी बात, मैंने सवाल उठाया था, क्या यह एक व्यक्ति की बात है? मेरा मानना है कि नहीं। मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके में इस प्रकार की मानसिकता है। एक तरफ आप कहते हैं गंगा जमुना तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब में, और ये जो तबलीगी खड़ा किस लिए किया गया था? तबलीगी प्यूरिटन इस्लाम, जो मध्ययुगीन इस्लाम, प्रोफेट के समय का इस्लाम, और वो प्रोफेट के समय का इस्लाम क्या था?
जो मक्का के अंदर जितने भी बुत थे उन सबों को, सारे पंथों को खत्म कर देना, सारे बुतों को तोड़ देना। नहीं, ये देखिए कहीं और जा रहे हैं संगीत रागी साहब, ये बताइए इसी देश में मेरी बात प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं, आप इतना लंबा जा रहे हैं ना, और आप वहां जा रहे हैं जहां मुझको लगता है जाने की आवश्यकता नहीं है संगीत रागी साहब। सर मुझे आप तय नहीं कीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं उतना लंबा, सर आप इतिहास में जाइएगा, हर किसी को पता है सर। क्या इस देश के लिए मुसलमानों ने फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैं कनेक्ट करना चाहता हूं वर्तमान से, मैं तबलीग से जोड़ना चाहता हूं। आप उसी तबलीगी के संरक्षण में और उसी के बचाव में आ जाते हैं। एक तरफ आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और दूसरी तरफ तबलीगियों के लिए खड़े हो जाते हैं जो गंगा जमुनी तहजीब के सिर्फ और सिर्फ इसके खिलाफ हो। दूसरी बात, यह सवाल उठना चाहिए कि क्या दुनिया में हर जगह इस्लाम के मानने वाले एक समुदाय जो है वो हर जगह पीड़ित हो जाता है? कौन सी ऐसी पिछले 6 महीनों में 22 ऐसे हिंदुओं की हत्या हुई है जो मुसलमानों के द्वारा किया गया है। नहीं, मेरे समझ में ये नहीं आता कि आम लोग या कई बार शोएब जमई जैसे लोग ये बात कह रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इसी तरीके से हामिद अंसारी साहब ने कुर्सी से बाहर आने के बाद ये कहा था कि इस देश में अचानक लोगों में बेचैनी है और गुस्सा है और असुरक्षा है। ये अभय दुबे, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, जफरुल इस्लाम साहब की बात का एक स्वर में खंडन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही बात मैं शोएब जमई से पूछ रहा था कि कम से कम देश हित में जो लोग आग उगल रहे हैं और नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों के साथ इबरतनाक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए? देखिए दिनेश गौतम जी, हर हिंदुस्तानी ऐसे किसी बयान को स्वीकार नहीं करेगा, और संगीत रागी जी के इस वक्तव्य से मैं सहमत हूं कि वो दायरा जब सरकार की हमको समालोचना करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो हो। मगर ये बात गंभीर इसलिए हो जाती है कि आप पार्टी और भाजपा ने नियोजित रूप से ऐसे कई बयान प्लांट कराए हुए हैं जो समय समय पर आएंगे, क्योंकि ये अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए नियोजित दुष्प्रचार है। मुझे बताइए, इस देश के टीवी चैनल्स इस बात पर चर्चा कभी करते हैं कि 24 मार्च तक मोदी सरकार ने वेंटिलेटर्स और सैनिटाइजर्स को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे रखी थी। 29 अप्रैल को हम एक देश ट्वीट करता है यूएनडीपी के माध्यम से, आप क्या हमारी यहाँ बड़ी संख्या में के बैठे हैं सर? नहीं। जफरुल इस्लाम पर सवाल करने पर आप मोदी के संदर्भ में 19 तारीख तक एक्सपोर्ट हो रहा था। एक तो फैक्चुअली करेक्ट कीजिए उसको, जो 24 तारीख आप कह रहे हैं। और एक बात बताइए कि किस किस को अंदाजा था, किस किस मुल्क को अंदाजा था कि ये विपत्ति आ रही है और ये स्ट्रैटेजी, ये थंब रूल है जो हमको अपनाना है? इटली को अंदाजा था, अमेरिका को अंदाजा था, मोदी फेल हो गए। जबरदस्ती का एजेंडा लेकर आप अभय दुबे बैठे हुए हैं। मैं आरपी सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। आरपी सिंह साहब का रुख करूंगा। अभय दुबे साहब, जब आप मुद्दे की बात करेंगे मैं आपके पास फिर लौटूंगा। आरपी सिंह साहब, लेकिन ये जो परसिक्यूटेड, ये जो प्रताड़ित बताने का ये जो खेल चल रहा है, इसकी क्या काउंटर स्ट्रैटेजी है? हम अपने मुल्क को इन लोगों से कैसे बचाएंगे? देखिए, एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं अभय दुबे जी की, जितना सेनेटर चाहिए आपकी रानी को, महारानी को नहाने के लिए, आपके युवराज को हम भेज सर, आप भी वहीं जाएंगे। उन्होंने एक ट्रैप लेके आप उसमें जा रहे हैं। आरपी सिंह साहब, आप तो प्लीज इस वाद विवाद की गरिमा के वास्ते आप तो मेरा जवाब दीजिए। वेंटिलेटर की कमी है देश के अंदर, देश के अंदर वेंटिलेटर की कमी है। आरपी सिंह साहब, उधर क्यों जा रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज। मैं प्रताड़ित की बात भी कर रहा हूँ, देखिए बड़ा स्पष्ट है। आज अरब देशों ने भी कह दिया, सारे यूए के देशों ने भी कह दिया कि आपका इंटरनल मैटर है, जैसे मर्जी करिए, और पूरे अरब देश भारत के साथ खड़े हैं। भारत के साथ खड़े हैं। भ्रष्टाचार से वो सारे के सारे फेल हुए। मुझे ये बताइए, आपने क्यों फैसिलिटेट नहीं किया पहले? इसके लिए नहीं बोले मोदी सरकार के खिलाफ? आप कृपया अभय दुबे जी की आवाज का, वो अभी मुद्दे से बाहर जा रहे हैं। वाद विवाद के लिए आज का मुद्दा क्या है, शायद वो बार बार इसको बिसरा रहे हैं, वो भी सुविधा के हिसाब से। इसलिए जब वो इस मुद्दे पर लौटेंगे मैं उन पर जाऊंगा। अभी आरपी सिंह साहब की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद प्रमोद जी के पास जाऊंगा। तो बड़ा स्पष्ट है कि, और प्रमोद जी, मैं आपसे इस बात से बिल्कुल राजी नहीं हूं कि ये जो मरकज वाले लोग हैं, जो जमाती है, सारे के सारे मुसलमान यही हैं। ये बहुत कम गिनती के हैं सर, आप जरा चेक कर लीजिएगा। हाँ, मैं आप बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, देश के मुसलमान भारत के साथ हैं। ये कुछ इक्का दुक्का इस प्रकार के लोग हैं जो शरारतें करते हैं, उनको पॉलिटिकल शय भी मिलती है, उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है, और वो कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से चलते हैं।
परंतु ये देश का मुसलमान इस देश के साथ एकजुट होकर खड़ा है और पूरे देशवासी अपने आप को मुसलमान को अलग अलग नहीं मानते, वो सब एक भारतवासी हैं, ये बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। परंतु शरारत है, कुछ लोग शरारत करते हैं और उनके खिलाफ मैं भी चाहूंगा कि सरकार उनके खिलाफ बहुत उचित कार्रवाई। प्रमोद कृष्णन साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। आरपी सिंह साहब, प्रमोद कृष्णन साहब कहिए बात। देखिए, आरपी सिंह जी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह अपना बयान दे रहे हैं। मैं उस पर उनको ना तो उन्हें काटना चाहता हूं, ना उनके बयान को इंडोर्स ज़्यादा करना चाहता हूं। मैंने जो कहा वो अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे और अपने अनुभव से कहा है, नंबर 1। अब मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाहता हूं। मैं बहस को थोड़ा सा और संजीदगी के साथ आगे लाना चाहता हूं, क्योंकि दिनेश गौतम जी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। चीज़ों को साफ करना चाहिए। जब गांठें लग जाती हैं दिलों में तो उन गांठों को खोलना पड़ता है। और ये नफरत की जो गांठें हैं जो शोएब जमई के दिल में, मन में, शोएब जमई भी हिंदुस्तानी हैं, मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है, और तमाम हिंदुस्तान का मुसलमान भी हिंदुस्तानी है। लेकिन तब तकलीफ होती है, तकलीफ कहां होती है कि ये मुद्दा उठा कहां से, जब ये कोई व्यक्ति कहता है या पॉलिटिकल पार्टी कोई कहती है कि साहब हिंदुस्तान का मुसलमान यहां सबसे ज्यादा अच्छा है, दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी हालत हिंदुस्तान के मुसलमान की है, तो यही गलत बुनियादी तौर से हम गलती करते हैं। इसका मतलब है दिनेश गौतम जी, इनडायरेक्ट वे में इसका मतलब होता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अगर उसकी हालत हिंदुस्तान में अच्छी ना होती, इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी ना होती, तो देश के खिलाफ हो जाएगा। नहीं, ये तो गलत तर्जुमानी है सर, सवालिया निशान ये तो गलत तर्जुमानी मत करिए मुझे, ये तो गलत तर्जुमानी है। अगर ये कहा जाएगा, प्रमोद कृष्णन साहब, अगर ये कहा जाएगा कि हमारे देश में हर एक नागरिक को जीने का, अपना मजहब प्रैक्टिस करने का, प्रीच करने का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, उसमें मुसलमान भी आते हैं और हम इस हिसाब से दूसरे मुल्कों से बेहतर हैं, करेक्ट, तो इसकी गलत तर्जुमानी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। अब मैं कंप्लीट कर लूं 10-15 सेकंड में। और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान रिक्शा चलाएगा, पल्लेदारी करेगा, खेत आता हूं सर, आप सबके पास आता हूं, आप लोग जो बोलना चाहते हैं पॉइंट पे रहिएगा। खाएगा, तब भी हिंदुस्तान के झंडे के साथ खड़ा रहेगा, तब भी हिंदुस्तान के झंडे के साथ रहेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर इंडिविजुअली रूप से अगर हिंदुओं से मुसलमानों को, मुसलमानों से, मैं शोएब जमई सर, मेरे दिल में आज बहुत गांठें लगी हैं। मान लीजिए कि मैं किसी बात से नाराज हूं, मान लीजिए मैं किसी बात से नाराज हूं, तो क्या मैं दाऊद इब्राहिम को, जाकिर नाइक को हीरो बताने लगूंगा? गलत नहीं बताएंगे। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? और इसकी दो टूक शब्दों में भर्त्सना क्यों नहीं करते हैं शोएब जमई? होंगे। मैं संगीत रागी के पास एक बार फिर से आऊंगा और फिर फिरोज साहब आपके पास आ रहा हूं। आपका पॉइंट ले लिया सर, आपका पॉइंट ले लिया कि गिरहें खोलनी पड़ेंगी, हर दिल की गिरह खोली जाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ये गिरह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो राष्ट्र विरोध की गिरह बन जाए, क्योंकि राष्ट्र है तो हमारा वजूद है। जी संगीत रागी। देखिए दिनेश जी, ये सवाल है कि क्या हम एक दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की बात कर रहे हैं या हम एक मानसिकता की बात कर रहे हैं। यदि हम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के एक व्यक्ति के नाते हम यदि डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम डिस्कशन के दायरे को बहुत ही छोटा कर देते हैं। डिस्कशन का दायरा होना ये चाहिए सर, वो दायरा भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं वो पद पर बने हुए हैं, वो संवैधानिक पद है, दिल्ली देश की राजधानी है, वो भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है सर। हालांकि उस मानसिकता की व्यापकता का जिक्र होना चाहिए। दिनेश जी, आपने ही कहा कि इस देश के उपराष्ट्रपति पर बैठा व्यक्ति जो ईरान के अंदर इस देश का एम्बेसडर भी था, उसकी मानसिकता में भी वही बू और वही बदबू। अब ये देखिए, अब मैं इसको लेके फिरोज साहब के पास जाता हूं। संगीत रागी, आप भी सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी बात बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हमको बड़े सवालों पर ये तर्क करने चाहिए कि एक समाज के अंदर, देखिए नेहरू जी जब विभाजन हो गया था, तब जब भी कोई मुस्लिम लीग को बोलता, ये मुस्लिम समाज को दोषारोपित करता था, तो नेहरू जी उसके उत्तर में आते थे, कहते थे कि मुस्लिम लीग को गाली दीजिए, मुस्लिम समाज को मत बोलिए। लेकिन वही मुस्लिम समाज ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था, सारे उन्हीं के पक्ष में, पाकिस्तान बनने के पक्ष में थे। आज के दिन में यदि तबलीगी, संगीत रागी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रमोद कृष्णन से एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है? संगीत रागी, आप जो बता रहे हैं, जो समस्या आप जिस तरीके से बता रहे हैं, उसमें सॉल्यूशन क्या है?
मेरे समझ से इस मानसिक, जब तक इस एक इस्लाम के अंदर जो सोच है, जो अरब के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई, अपनी पहचान करना चाहता है, एक पंथ के रूप में नहीं बट पूरी संस्कृति वहां से उठा करके भारत में आप सोचिए संगीत रागी, क्या इसमें सॉल्यूशन निहित है? क्या आपकी बात हो गई सर? टाइम मेरे पास कम है, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। फिरोज अहमद साहब के पास मैं ये जानने के लिए जा रहा हूं कि उन्होंने बोला कि वो कई सालों से मिल्ली गजट पढ़ते रहे हैं। मिल्ली गजट में लिखा हुआ है नीड ऑफ द आवर, उसमें एक पॉइंट है, लिखा हुआ है टू हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स इन द डायस्पोरा which are blacked out by the so-called national media, blacked out by the so-called national media। अगला पॉइंट कहता है to expose national and world lies and misinformation about Muslims and Islams as well as against other minorities and weaker sections of the society। ये बातें प्रचारित की जा रही हैं मिल्ली के जरिए। फिरोज साहब, मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल गलत बात जो है प्रताड़ित की जा रही है। इंडिया का पैराडाइम जो है उसको गलत बताया जा रहा है और इसका खमियाजा हम जैसे आम मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। सुनिए, मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। आज से 2 साल पहले विज्ञान भवन में मोहन भागवत जो सुप्रीमो हैं आरएसएस के, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान की जो तरक्की है, हिंदुस्तान जो आगे बढ़ा है, उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता बगैर मुसलमानों के। और प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून 2015 में एक मीटिंग में जो उन्होंने क्लैरिक्स और इंटेलेक्चुअल्स के साथ रखी थी, मैं भी उसमें था, उसमें वजीर आजम ने साफ साफ ये कहा था कि मुसलमान हमारी संतान की भांति हैं, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करना चाहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी वजीर आजम ने, वो सबको याद है, जानते होंगे, कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। जिस सरकार के जिम्मेदारान ऐसी बात करते हैं, जहां मोहन भागवत ने अभी भी थोड़े दिन पहले तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों का हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन के लिए। और मैं रागी साहब आपको बता दूं, सुनिए, इस्लाम जो है बहुत ही फॉरवर्ड रिलीजन है, साइंटिफिक रिलीजन है, लेकिन इसकी गलत जमाई के पास में जाना चाह रहा हूं। शोएब जमाई, वो रमजान चल रहा है, शायद रोजे भी रख रहे होंगे। शोएब जमाई, नहीं, आपकी बात समझ लिया फिरोज साहब कि ऐसे लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं जबकि पूरा माहौल उनके लिए अनुकूल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं शोएब जमाई के पास एक बार फिर चलूंगा। शोएब जमाई, मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मैं अपनी जिद और हट पर नहीं हूं, सिर्फ एक चिंता है कि अगर इस तरह के लोगों की कही हुई बातों के साथ कितना भी एक छोटे से पॉइंट में भी हम खड़े हुए दिखाई देंगे तो हमारे समाज के लिए और मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल था कि हां या ना पे आप जवाब दीजिए कि क्या ये बयान किसी भी सूरत में देश के लिए ठीक है, जिम्मेदारी से भरा हुआ है, या आप इसकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं? मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, अपने राष्ट्र के साथ खड़ा हूं और अपने देश के लोगों के साथ खड़ा हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई अगर यहां से आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, तो जो बीजेपी का जो एमएलए जिसने कहा खुलेआम कि भाई मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदो, तो उनको अब तक निकाला क्यों नहीं गया? दूसरी बात, बीजेपी के एमपी खुलेआम कहते हैं कि भाई मुसलमानों का बहिष्कार करो, उनको निकाला क्यों नहीं जाता है? आपने मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपने कल हमारा अड़ी देखा होगा। ये नैरेटिव आप क्यों बनाते हैं? आपने कल अड़ी देखा होगा, मुसलमानों को दोयम दर्जे आपने कल अड़ी देखा होगा, आप जरूर उसका हिस्सा नहीं थे। और नहीं देखा है तो मैं आपकी जानकारी में इजाफा कर देता हूं कि सब्जी वाले को लेकर जो बातें कल कही गई थी विधायक महोदय की तरफ से, उसको लेकर हमने पूरी आवाज उठाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे शो कॉज भी किया है, उनसे कहा है कि आप कारण बताइए। लेकिन आपको मैंने कहा कि ये मानसिकता भर पड़ी है कि मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल दो, इसलिए 25 करोड़ मुसलमान खतरे में हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि ये मानसिकता है जो इरफान खान के लिए आंसू बहा रही है ट्विटर पर, फेसबुक पर। भाई मैंने कहा कि एक वर्ग है, एक धड़ा है। मैंने कहा आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की ये मानसिकता है कि मुसलमानों के वजूद और उसकी पहचान। आप मेरे को एक वर्ग या धड़ा दिखा दीजिएगा उनमें से निकालकर जो आज इरफान के लिए कोई ऐसी बात कह रहा हो जो वर्ग और धड़े का प्रतिनिधित्व करती हो। भाई आपके टीवी डिबेट में मौजूद है, संगीत रागी साहब का जो विचारधारा है वो वैसे ही है। नहीं, उनका कहने का मतलब क्या था?
उनका कहने का मतलब यह है कि धर्म की आड़ में, धर्म के रैपर में ऐसी बातें अंदर नहीं भरनी चाहिए जो देश के लिए, देश के कानून और संविधान के खिलाफ हो। संविधान की किताब में हाथ लेकर तिरंगा अपने ऊपर पेंट करके वो बातें नहीं करनी चाहिए जो तिरंगे और देश की अस्मिता के खिलाफ हो। महत्वाकांक्षा तबलीग जमात की कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा नहीं है, वो कभी आरपी सिंह साहब, किसी भी सरकार के खिलाफ। आरपी सिंह साहब, लेकिन मैं आपसे एक सियासी सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल करना चाहता हूं आरपी सिंह साहब, मैं आपसे, ठीक है शोएब जमाई साहब, और मैं एक बात और बता दूं कि अड़ी में नियम यह है कि जब जिसके पास सवाल लेकर जाया जाएगा उसकी आवाज सुनी जाएगी, तो कृपया अपने आप को परेशान न करें, क्योंकि आपकी आवाज तो आती नहीं है और आप हिलते डुलते दिखाई देते हैं तो वो और भी अजीब लगता है। मैं आरपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं। आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल यह है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं होना क्या दिखाता है? क्या विचार मंथन चल रहा है? क्योंकि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो मिल्ली गैजेट है वो खुद दिल्ली सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता आता रहा है। क्या ये उनसे किसी तरीके का डर है दिल्ली सरकार को वोट के छिटकने का डर है? क्या डर है, या दिल्ली सरकार ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है? दिनेश जी, मुझे थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा। पहली बात समझिए, विचार मंथन नहीं चला, उनकी विचार है, वो जो उनके मिनॉरिटी कमीशन के हेड है, उनकी पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनकी सरकार द्वारा नियुक्त किए हैं, तो उनके विचार को रिफ्लेक्ट करता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात, जमाई साहब, आप कृपा कर मैं चाहूंगा मोहन भागवत जी के लगातार जो भाषण है, जो वक्त है, वो पढ़िए, आपको स्पष्ट समझ लग जाएगा। आपका जो चश्मा है उसका रंग थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसका नंबर ठीक हो जाएगा। तीसरी बात, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान की संस्कृति में विश्वास करता है, वो अरब की संस्कृति में विश्वास नहीं करता। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति अपनी संस्कृति है, 135 करोड़ लोगों की संस्कृति अलग है और अरब की संस्कृति अलग है। कृपा कर हमारे मुसलमान को अरब की संस्कृति से मत जोड़िए। हमारा मुसलमान भारतीय है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं आरपी सिंह साहब, आप जिम्मेदारी की भूमिका निभा रहे हैं, जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं। अगर कोई भारत के दुश्मन का जो भगोड़ा अपराधी हो उसका गुणगान कर रहा हो और गैर जिम्मेदारी की बातें कर रहा हो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए, बेशक वहां की सरकार कोई कार्रवाई ना करे, आप लोग क्या करने वाले हैं इस संदर्भ में? देखिए, अपेक्षा है कि आज सरकार, जहां आजकल में सरकार को उस पर कार्रवाई करे, अन्यथा इस देश के नागरिकों को भी इंडिपेंडेंट राइट है, जिसमें मैं भी हूं, जो कि इस सारे मामले को पुलिस तक और कोर्ट तक ले जा सकता है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि अगर नहीं होगा तो फिर कई सारे नागरिक ऐसे हैं जो इस विषय को पुलिस और कोर्ट तक लेकर जाएंगे, क्योंकि ये क्लियर केस ऑफ सेडिशन है। आप बाहर की ताकतों को हमारे देश में इंटरवीन करने के लिए न्योता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आकर हमारे यहाँ इंटरवीन। क्या इस तरह के लोगों की कड़ी निंदा नहीं करना? क्या इस तरह के लोगों का बॉयकॉट नहीं करना? क्या इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना? क्या ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरीके से खड़ा हुआ खुद को दिखाना क्या राष्ट्र विरोधी मानसिकता का परिचायक नहीं है? क्या ऐसे लोगों की मजम्मत नहीं करना दो टूक शब्दों में क्या यह दिखाता है कि थोड़ा बहुत सही लेकिन हम उनके साथ खड़े हुए हैं? अभय दुबे, देखिए, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि सरदार आरपी सिंह साहब की बात उनकी खुद की सरकार सुनेगी और सिडिशन का केस लगाएगी। आज मैं कहता हूं, ना उस पर सिडिशन का केस लगेगा, ना जब तक इसको महामारी को पूरी तरह कन्हैया कुमार पर सिडिशन का केस लगा था, दिल्ली सरकार से इजाजत चाहिए थी। हाँ, अरे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले लोग कहाँ हैं? वो तो भाजपा की अभिरक्षा में, मौलाना साद भी भाजपा की अभिरक्षा में। आज लिख कर देता हूं, ये पकड़ाएंगे नहीं, ये टीवी की डिबेट में जिंदा रहेंगे दिनेश गौतम जी, क्योंकि ये महामारी पर पर्दा डालने का एक नियोजित षड्यंत्र है। संगीत रागी साहब, क्या ये बात भी सही है कि ऐसे लोगों को फौरन कानून के हवाले ना किया जाना, कार्रवाई नहीं किया जाना भी क्या इसके पीछे कोई सोच दिखाता है? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से मुझे एक ही चीज कहना है कि आज तक आपके नायक श्रीमान राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, जल्दी करिए, टाइम नहीं, एक ट्वीट भी तबलीगी जमात के खिलाफ नहीं कहा है। तबलीगी जमात के खिलाफ एक ट्वीट नहीं आया। मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन आपने कुछ और बात उठाई अब, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं है कि हम इन बातों को आगे ले जाएं। क्या हमको इस डिबेट में खुलकर साफ स्पष्ट नजर आया कि ऐसे लोगों के साथ भी कुछ लोग सीधे नहीं लेकिन घुमा फिरा कर खड़े हुए हैं, और क्या वो राष्ट्र विरोधी मानसिकता को हवा दे रहे हैं? बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी में आज इतना ही अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।